अब बेटा अगर बात की जाए कि ये मेटास्टेसिस क्या है, तो मेटास्टेसिस के बारे में जान लें कि लंग्स के अंदर कैंसर वाले सेल पैदा हुए। यूजुअल रूटीन में मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं, इनके तमाम सेल एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन बेटा ये इस जुड़े हुए रहने का जो बैरियर था, ये उसको तोड़ेंगे, ब्लड में दाखिल हो जाएंगे कैंसर वाले सेल, या फिर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में दाखिल हो जाएंगे। वहां से ब्लड के जरिए या लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए ये लंग्स के अलावा जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचेंगे और वहां पर जाके अटैक करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कैंसर जो पहले सिर्फ लंग्स में था, वहां से सेल डिटैच हुए और वो सेल जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए और लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए, और वहां पर जाके उन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया। इसका मतलब उस हिस्से को भी कैंसर में मुब्तला कर दिया। इंग्लिश में बेटा अगर हम मेटास्टेसिस के बारे में जानना चाहें तो इंग्लिश में इन्हीं बातों को हम क्या कहेंगे? द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम द प्लेस वेयर दे फर्स्ट फॉर्म टू एन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। कैंसर वाले सेल जहां पहले बने थे वहां से उनका डिटैच होना और बॉडी के दूसरे हिस्सों तक मुंतकिल हो जाना। इन मेटास्टेसिस कैंसर सेल ब्रेक अवे फ्रॉम द ओरिजिनल ट्यूमर। जो कैंसर वाले सेल हैं वो ओरिजिनल ट्यूमर से अलहदा होंगे, ट्रेवल थ्रू द ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम, वो ब्लड के जरिए या लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए ट्रेवल करेंगे, एंड फॉर्म ए न्यू ट्यूमर इन अदर ऑर्गन और टिश्यू ऑफ द बॉडी, और वो जिस्म के दूसरे हिस्सों में जाके ट्यूमर काज कर देंगे। बेटा ये बात मैंने आपको पहले भी बताई, कैंसर कैन एक्लूड रेस्पिरेटरी पासेज एज द ट्यूमर रिप्लेस लंग्स टिश्यू। एक्लूड का मतलब होता है ऑक्युपाई कर देना, रिप्लेस कर लेना। तो जो कैंसर के सेल हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो सेल हैं उनको खत्म करते जाएंगे और खुद उनकी जगह लेते जाएंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लंग्स के टिश्यू डैमेज होते होते खत्म हो जाएंगे, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, हत्ता कि इंसान की मौत भी हो सकती है। अच्छा बेटा अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि नॉन स्मोकर लोग जो हैं उनमें कैंसर की वजूहात क्या हैं। मैंने 3 वजूहात आपको बताई थी। रेडान हो सकती है, एस्बेस्टॉस हो सकती है, या डीजल के जलने से जो एग्जॉस्ट पैदा होता है, गाड़ियों के सिलेंसर से जो निकलता है वो हो सकता है। अब हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ कैंसर इन स्मोकर, कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें कैंसर की, लंग्स कैंसर की बड़ी वजूहात क्या हो सकती हैं। तो बेटा याद रखिएगा, एक तो स्मोक, सिगरेट का धुआं, नंबर 2 केमिकल इन दी स्मोक, उस धुएं के अंदर जो केमिकल थे ये कैंसर काज कर सकते हैं, सेल्स के उन जीन्स को म्यूटेट कर सकते हैं जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करते थे। याद रखिएगा वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनमें लंग्स कैंसर के चांसेस नॉन स्मोकर की निस्बत 10 टाइम ज्यादा होते हैं। इसलिए मैंने यहां पर लिखा जो स्मोकर हैं 10 टाइम्स मोर चांसेस इन पीपल who smoke or live near smoky and congested area। वो लोग जो कंजस्टेड तंग जगह पे रहते हैं उनमें भी कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब अगर हम लोग ओवरऑल बात करें कि जितने भी लंग्स कैंसर के पेशेंट हैं उनमें से कितने परसेंट कैंसर के पेशेंट स्मोकर हैं और कितने परसेंट नॉन स्मोकर हैं, तो याद रखिएगा 90% लंग कैंसर जो है ये स्मोकर में डायग्नोस होता है और 10% कैंसर नॉन स्मोकर में पाया जाता है। अब ये भी याद रखिएगा कि ये जो सिगरेट का धुआं है इसके अंदर कई तरह के केमिकल्स हैं। दे मे बी मोर देन 10 or 100 or thousands of chemicals are present which are responsible for the cancer इन स्मोकर। इसलिए मैंने यहां पर लिखा मोर देन 10 कंपाउंड्स ऑफ टार
ये टार सिगरेट के धुएं में पाया जाता है, तो उस टार के अंदर बहुत सारे केमिकल हैं। सो मोर देन 10 कंपाउंड्स ऑफ टार ऑफ टोबैको स्मोक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लंग कैंसर। तो बेटा ये था कैंसर के बारे में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैंसर कैसे होता है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के दूसरे डिसऑर्डर की, जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। याद रखिएगा, इसे उर्दू में नाम दिया जाता है तप-दक। अगर हम बात करें कि क्या ट्यूबरक्लोसिस एक डिजीज है, तो बेटा आंसर है नो, इट इज नॉट ए डिजीज, रेदर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा इट इज नॉट ए डिजीज बट इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस। अगर हम बात करें व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, किस वजह से यह बीमारी होती है, तो याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है जो इस बीमारी का या इस बीमारियों के ग्रुप का जिम्मेदार है। अच्छा, अगर हम हमसे ये पूछ लिया जाए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, आखिर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के किस हिस्से को इफेक्ट करेगा, तो बेटा याद रखिएगा इसका इफेक्टेड एरिया है इनसाइड ऑफ द लंग्स, यानी लंग्स के अंदर जो दीवारें थी ये उनको डैमेज कर देता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा, क्या नुकसान होगा अगर लंग्स के अंदरूनी दीवारों को नुकसान हो जाए, तो बेटा याद रखिएगा इससे खांसी होगी, कफ एज वेल एज फीवर, और इंसान बुखार में मुब्तला हो जाएगा। अब बेटा अगर बात की जाए कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से या जिन में रहते हुए ये ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी लगती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबरक्लोसिस। तो याद रखिएगा पुअर पीपल दे आर मोस्टली इन्फेक्टेड, मेल न्यूट्रिशन, क्योंकि गरीब आदमी के पास, बेचारे के पास इतने पैसे नहीं होते वो अच्छी ग़िज़ा खा सके, सो मेल न्यूट्रिशन एक बड़ी वजह है ट्यूबरक्लोसिस की। पुअर लिविंग कंडीशन, हफ्ज़ाने सेहत का यानी सेहतो सफाई का ख्याल हम लोग नहीं रखते, तो वो लोग जो पुअर लिविंग कंडीशन में रहते हैं जहां ज्यादा सेहतो सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, वो लोग ज्यादातर ट्यूबरक्लोसिस के मर्ज में मुब्तला होते हैं। याद रखिएगा बेटा ये जो ट्यूबरक्लोसिस है इट इज अ कंटेजियस डिजीज। कंटेजियस का मतलब उर्दू में से कहा जाता है मुतअद्दी बीमारी, यानी जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाती है। सो इट इज अ कंटेजियस डिजीज बट क्योरेबल विद प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर हम वक्त पर इसे डायग्नोज कर लें, एंटीबायोटिक्स लें, और 2-3 तरह के ड्रग्स हैं जो इन एंटीबायोटिक के साथ मिक्स करके लिए जाते हैं, तो यकीनन ट्यूबरक्लोसिस का इलाज मुमकिन है। तो बेटा ये थी दूसरी बीमारी ट्यूबरक्लोसिस जिसका हमने जिक्र किया। अब हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का तीसरा डिसऑर्डर है एस्थमा, जो हमारे सिलेबस में शामिल है। तो एस्थमा को उर्दू में कहा जाता है दमा। तो बेटा अगर इसकी सिम्टम की बात करें कि कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा इस बीमारी में मुब्तला है या फिर के नहीं है, तो याद रखिएगा सीवियर पायरोक्सिज्म ऑफ डिफिकल्ट ब्रीदिंग, यकदम सांस लेने में तंगी महसूस करते हैं ये लोग। पायरोक्सिज्म का मतलब होता है अचानक, सीवियर का मतलब होता है शदीद, यानी अचानक सांस लेने में शदीद किस्म की मुश्किलात आती हैं, तो ये सबसे बड़ी निशानी है एस्थमा की या दमा की। लेकिन याद रखिएगा जो ही ये डिफिकल्ट ब्रीदिंग का पीरियड आता है, इसके थोड़ी देर के बाद बिल्कुल आदमी रिलीफ फील करता है, सुकून महसूस करता है, उसे ऐसा फील होता है जैसे ये बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। आफ्टर सम इंटरवल दोबारा से बीमारी का अटैक होता है, दोबारा से डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है। इसलिए मैंने यहां पर लिखा था
फॉलोड बाय कंप्लीट रिलीफ, यानी पहले डिफिकल्ट ब्रीदिंग, फिर कंप्लीट रिलीफ, देन रेकरेंस ऑफ अटैक एट मोर और लेस फ्रीक्वेंट इंटरवल, यानी पहले बीमारी लगी, फिर सुकून हुआ, दोबारा से बीमारी का हमला हुआ और फ्रीक्वेंटली हुआ। अगर बेटा बात करें व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज ऑफ द एस्थमा, ये अलग से हमसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एस्थमा क्यों होता है, तो याद रखिएगा इट इज ड्यू टू द एलर्जिक रिएक्शन, ड्यू टू पोलन्स, ड्यू टू स्पोर्स, ड्यू टू कोल्ड और ह्यूमिडिटी। अच्छा, अब ये इस तरह की कंडीशन पोलन, स्पोर, कोल्ड और ह्यूमिडिटी कहां पर ज्यादा होंगे? याद रखिएगा वो इलाके जहां पर फ्लावरिंग प्लांट्स ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में इस्लामाबाद है, बहुत सारी ग्रीनरी है, रोड्स के साइड्स पे हम लोगों ने फूलों वाले पौधे लगाए हुए हैं। तो जब भी बाहर का मौसम आता है तो पोलन हवा में मूव करते रहते हैं, इंस्पायरेशन के वक्त वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं। सिमिलरली फंजाई के स्पोर वो हर वक्त हवा में मौजूद हैं, हम उनको इनहेल कर लेते हैं। सो यही वजह है कि इस्लामाबाद के लोग जब भी बाहर का मौसम आता है वो ट्रैवल करते हैं तो मास्क यूज करते हैं ताकि पोलन्स को इनहेल ना करें, स्पोर्स उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाएं और वो ह्यूमिडिटी और कोल्ड से भी बच सके। अच्छा, इन एलर्जिक रिएक्शन से होगा क्या, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्यों ये बीमारी खतरनाक है और हमारे सिलेबस में शामिल की गई है? याद रखिएगा जब ये एलर्जिक रिएक्शन होंगे इन वजह से तो इसका नतीजा निकलता है स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रंकियोल ट्यूब्यूल्स। आपको याद होगा हमने कहा था जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था वहां पे एक विंड पाइप था, ट्रैकिया, इधर वो ट्रैकिया आगे ब्रोंकाई में, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ था। ब्रोंकाई आगे मजीद छोटी नालियों में डिवाइड हुए थे जिनको ब्रंकियूल कहा था। उन ब्रंकियूल के आगे एल्वियोलर डक्ट थी, फिर आगे एल्वियोलाई थे। जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर ब्रंकियूल की दीवारें कोलैप्स कर जाएं तो डेफिनेटली ब्रोंकाई से एयर एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई तक नहीं पहुंचेगी। अगर ये बेटा हवा का रास्ता क्लोज हो जाएगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी पॉसिबल नहीं रहेगा, या फिर अगर होगा तो बहुत थोड़ा होगा। इसका नतीजा क्या निकलेगा? खांसी होगी, प्रेशर के साथ यकदम हो सकता है कभी कभार वो रास्ता थोड़ा सा खुल जाए, प्रेशर के साथ हवा बाहर जाएगी, उसी प्रेशर के साथ अंदर जाएगी तो एल्वियोलाई की दीवारों के डैमेज होने का भी चांस है। इसका नतीजा क्या निकलता है? जब ये जख्म बन जाएंगे, अंदर डैमेज हो जाएंगी दीवारें, एल्वियोलर डक्ट या एल्वियोलाई या फिर ब्रंकियूल की दीवारें, तो बेटा यहां पर एक इन्फ्लेमेटरी केमिकल होता है हिस्टामाइन, वो पैदा होगा, उससे मजीद एल्वियोलर डक्ट और ब्रंकियूल की दीवारें स्वेल हो जाएंगी। अब आप जरा इमेजिन करें अगर इस तरह हमारे पास ये एल्वियोलर डक्ट है, यहां से हवा ने गुजरना है, अगर ये किसी वजह से स्वेल हो जाए और इस तरह इनकी दीवारें मोटी हो जाए तो यकीनन हम एक नतीजा निकाल सकते हैं कि ये जो रास्ता अंदर बचा जहां से हवा ने पास करना था ये पहले की निस्बत कम हो चुका है, यानी कम हवा यहां से अंदर गुजरेगी, गैसों का तबादला कम होगा, सांस लेने में मुश्किल पेश आएगी। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा था स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रंकियूल ट्यूब्स। स्पैस्मोडिक का मतलब होता है अचानक यकदम ब्रंकियूल की दीवारों का कोलैप्स कर जाना, बंद हो जाना, यानी यहां से ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। which result in the release of inflammatory chemical like histamine, इससे कुछ केमिकल रिलीज होंगे जैसा कि हिस्टामाइन जो इन दीवारों को मजीद स्वेल कर देंगे, सोजिश का बायस बनेंगे। Histamine into blood circulatory system and ultimately more contraction of the bronchiole, इससे ब्रंकियूल और ज्यादा
कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सांस लेने में और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो बेटा ये थे हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स।